हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग देखने वाले हैं चैप्टर नंबर 10 के न्यूमेरिकल्स। सो ये लेक्चर अटेंड करने के बाद आप लोगों के इस चैप्टर के जो भी डाउट्स है वो सारे क्लियर हो जाएंगे। एकदम आसान सा न्यूमेरिकल्स है, तो सब लोगों का फोकस यहाँ होना चाहिए। आई जस्ट रिक्वेस्ट यू कि थोड़ा सा उसका कॉन्सेप्ट आप लोगों को सही से पता होना चाहिए, मतलब कि उसके फॉर्मूला थोड़े बहुत, जैसे कि हम लोग ब्राइट फ्रिंज का, डार्क फ्रिंज का डबल स्प्लिट एक्सपेरिमेंट के अंदर कोई फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं तो आपको पता चलना चाहिए कि हाँ ये फॉर्मूला है, राइट। ऐसा नहीं होना चाहिए हाँ ऐसा कुछ देखा हुआ है, वरना प्रॉब्लम हो सकता है। लेट अस स्टार्ट अवर क्वेश्चन। ओके, यहां पर फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट थियरी बेस्ड क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन के अंदर क्या बोला हुआ है, तो यहां पर देखो बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन में ऐसा बोला हुआ है, व्हेन द मोनोक्रोमिक लाइट इज इंसिडेंट ऑन ए सरफेस ऑफ सेपरेटिंग टू मीडियम्स। कोई एक सरफेस पे आ रही है, लाइट अप्लाई हो रही है और वो दो मीडियम को सेपरेट करने वाली जगह है, राइट। द रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड लाइट बोथ हैव द सेम फ्रीक्वेंसी एज देयर इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी, एक्सप्लेन व्हाई। तो बच्चों यहां पर देखो बच्चों, जैसे कि एक लाइट आती है, ये सेपरेटिंग विंडो है, यहां से कोई लाइट आ रही है, तो यहां ये उसका अगर नॉर्मल हुआ, तो अगर लाइट एक मीडियम में से दूसरे मीडियम में जा रही है तो रेरर टू अगर डेंसर गई तो वो थोड़ी टूवर्ड्स द नॉर्मल जाएगी, और रिफ्लेक्ट जो होगी वो ऐसे जाएगी, तो ये रिफ्लेक्टेड होगी और ये हो गई रिफ्रैक्टेड। तो ये केस के अंदर मैंने आप लोगों को बताया था, अगर चैप्टर नंबर 8 के वीडियोस आपने ऑब्जर्व किए होंगे न्यूमेरिकल के, कि यहां पर ऑलवेज एक चीज याद रखना, जो फ्रीक्वेंसी होती है, फ्रीक्वेंसी कोई भी वेव हो तो उसकी फ्रीक्वेंसी हमेशा उसके सोर्स के ऊपर डिपेंड होती है। तो यहां पर देखो जो भी रे आ रहा है, ठीक है, तो यहां पर अगर देखें तो वो मोनोक्रोमिक लाइट यहां से आ रही है, कोई मोनोक्रोमिक लाइट, तो मोनोक्रोमिक लाइट की जो सोर्स की फ्रीक्वेंसी है वो बच्चों अगर चेंज होती है तब जाके लाइट एक मीडियम में से दूसरे मीडियम में जाएगा तो फ्रीक्वेंसी चेंज होगी। वो अगर नहीं हो रही है तो फ्रीक्वेंसी ऑलवेज क्या रहेगी, सेम। ऑलवेज याद रखना बच्चों, ये पूरा स्टेटमेंट यहां पर लिखा हुआ है, बट आपको दिमाग में वही याद रखना है, फ्रीक्वेंसी ऑफ एनी वेव डिपेंड्स ऑन सोर्स। किसके ऊपर डिपेंड रहेगी बच्चों, सोर्स के ऊपर। अभी यहां पर देखो क्या लिखा हुआ है, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन अराइजेस थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ द इंसिडेंट लाइट। दो इंटरसेक्शन जो बोला हुआ है वहां पर होता है, राइट, विद द एटॉमिक कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ मैटर। एटम में बी व्यूड एज, हम लोग अगर ऑब्जर्व करें तो ऑसिलेटरी होगा, कोई पार्टिकल जो होगा वो ऐसे ऑसिलेट कर रहा होगा, राइट, विच टेक्स अप द फ्रीक्वेंसी ऑफ द एक्सटर्नल एजेंसी। वो किसके थ्रू आई होगी, जो ये एक्सटर्नल एजेंसी सोर्स के थ्रू आई होगी, तो वहां पर हम लोगों को ऑलवेज याद रखना है, कॉजिंग ए फोर्स्ड ऑसिलेशंस एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट इमिटेड बाय द चार्ज ऑसिलेटर इक्वल्स टू इट्स फ्रीक्वेंसी ऑफ द ऑसिलेशंस। मतलब दोनों की जो फ्रीक्वेंसी है, पार्टिकल की और सोर्स की, दोनों क्या रहने वाली है, सेम रहने वाली है। और ये जो हमने अपना मंत्र बनाया हुआ था, फ्रीक्वेंसी जो है ऑलवेज किसके ऊपर डिपेंड है, सोर्स के ऊपर। इतना याद रखो, प्रॉब्लम समझ आ जाएगा, राइट। थियोरेटिकल क्वेश्चन है, मे बी 2 मार्क की थियरी के अंदर इस क्वेश्चन को पूछना है तो पूछ सकते, यू हैव टू एक्सप्लेन इट इन शॉर्ट। सेकंड देखते हैं, उसी के अंदर बोला हुआ है इलुस्ट्रेशन का सेकंड नंबर का क्वेश्चन, व्हेन द लाइट ट्रैवल्स फ्रॉम ए रेरर टू डेंसर मीडियम। बच्चों देखो ये रेरर डेंसर, डेंसर रेरर, ये चैप्टर की स्टार्टिंग की थियरी में हाइजेनबर्ग की एक्सप्लेनेशन के बाद ही यहाँ पर वो सारी चीजें आने वाली है, तो वो चीज प्लीज आगे का थियरी थोड़ा आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर आ जाते हैं कि यहाँ पर रेरर टू डेंसर मीडियम में द स्पीड डिक्रीजेस, डज द रिडक्शन इन द स्पीड imply a reduction in the energy carried by the light waves। तो यहां पर अगर ऑब्जर्व करें तो यहां पर याद रखना, जो एनर्जी जो है, राइट, वो तो बच्चों उसके एम्पलीट्यूड के ऊपर डिपेंड होने वाली है। हाँ, स्पीड में कम होगा, लाइट अगर एक मीडियम से दूसरे मीडियम में गई और रेरर टू डेंसर गई है तो स्पीड कम होगी, बट ऑलवेज याद रखना कि वहां पर आपको एनर्जी में कोई चेंज नहीं देखने को मिलेगा। क्यों नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि जो एनर्जी जो होती है बच्चों वो ऑलवेज याद रखना किसके साथ डिपेंड होती है, एम्पलीट्यूड ऑफ दैट वेव, एम्पलीट्यूड ऑफ दैट वेव, नॉट ऑन द स्पीड ऑफ द वेव। ऑलवेज याद रखना, एम्पलीट्यूड अगर चेंज हो रहा है तो वहां पर
एनर्जी में चेंज आ सकता है, बाकी कोई चेंज नहीं आ सकता। हाँ, स्पीड में चेंज आ सकता है अगर मीडियम चेंज हो रहा है तो। चलो आगे बात करते हैं सी के अंदर। थर्ड में क्या पूछा हुआ है आप लोगों को, इन द वेव पिक्चर ऑफ लाइट इंटेंसिटी ऑफ द लाइट इज डिटरमाइंड बाय द स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव। व्हाट डिटरमाइंस द इंटेंसिटी ऑफ लाइट इन द फोटोन पिक्चर ऑफ लाइट। मतलब कि यहाँ पर फोटोन पिक्चर ऑफ लाइट के अंदर किस तरह से इंटेंसिटी जो होती है वो एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शन में होती है। हम लोगों ने जो पढ़ा हुआ है आई जो है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ए स्क्वायर, क्लास 11 चैप्टर नंबर 15 के अंदर ये आया हुआ था वेव्स के अंदर। तो यहाँ पर ऑलवेज याद रखना, फॉर ए गिवन फ्रीक्वेंसी इंटेंसिटी ऑफ द लाइट ऑफ द फोटोन पिक्चर is determined by the number of photons crossing an unit area per unit time। पर यूनिट टाइम इंटरवल के अंदर कितने वो एरिया कवर कर रहा है उसके ऊपर वो पूरा डिपेंड रहेगा। तो ऑलवेज ये चीज दिमाग में रखनी है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, अभी ये हमारा थियरी क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है, अरे सॉरी मेन क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं, राइट। आगे वाला भी था इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बट वो थियरी के कॉन्सेप्ट पे बेस पे था। यहां पर अभी देखते हैं ये वाला क्वेश्चन में बोला हुआ है डिस्कस द इंटेंसिटी ऑफ द ट्रांसमिटेड लाइट व्हेन ए पोलराइज्ड शीट इज रोटेटेड बिटवीन टू क्रॉस्ड पोलरॉइड्स। दो क्रॉस पोलरॉइड के बीच में पोलरॉइड शीट रखी हुई है। तो बच्चों ये किस तरह का हुआ, यहां पर देखो बच्चों, सबसे पहले यहां पर ये पोलरॉइड नंबर 1 अगर माने और पोलरॉइड नंबर 3 जो है वो कुछ ऐसे रखा होगा पूरा, तो बीच में एक पोलरॉइड बीच में यहां पर ऐसे घूम रहा होगा। तो यहां पर अगर हम लोग देखने जाएं तो लाइट इंटेंसिटी के अंदर और इंटेंसिटी के अंदर क्या चेंज आएंगे। तो बच्चों देखो सबसे पहले यहां ये पोलरॉइड नंबर 1 की एक्सिस अगर मान लें हम लोग P1, राइट। उसके बाद क्रॉस वाला हम लोग अगर ले ले पोलरॉइड नंबर 3 अपना, ये दोनों के बीच का एंगल कितना होगा, 90 डिग्री का होगा, π/2 का होगा, वो हम लोगों को पता है। अब बच्चों बीच में एक और पोलरॉइड सेट कर दे हम लोग एंड दैट इज ओवर P2, राइट। तो बच्चों P1 और P2 के बीच का एंगल कितना है, उसको अगर हम लोग थीटा एंगल बोले तो P2 और P3 के बीच का एंगल कितना होगा, एग्जैक्टली π/2 माइनस थीटा हो जाएगा बच्चों। तो चलो दोनों एंगल्स हम लोगों को मिल गए बच्चों। अभी हम लोगों को पता है कि भाई इंटेंसिटी के लिए मालूस नाम के साइंटिस्ट ने एक लो दिया ही हुआ है। तो यहां पर हम लोगों को पता है हियर, और देखो बच्चों पोलरॉइड 1 के थ्रू जो लाइट इंटेंसिटी बाहर मिल रही है उसको क्या बोला हुआ है, I1। पोलरॉइड 1 के थ्रू जो लाइट मिल रही है वो, पोलरॉइड 2 के थ्रू जो लाइट मिल रहा है उसको क्या बोला हुआ है, I2। और पोलरॉइड 3 का जो आउटपुट मिलेगा उसको क्या बोलेंगे, I3। तो यहां पर अभी बात करते हैं। तो हियर फ्रॉम मालूस लो I इज इक्वल टू क्या होता है, I0 cos स्क्वायर थीटा। ये इंटेंसिटी के लिए मालूस नाम के साइंटिस्ट ने फॉर्मूला दिया हुआ था। तो अभी यहां पर अगर बात करें तो यहां फ्रॉम P1 टू P2 अगर लगाने जाए तो यहां पर जो इंटेंसिटी है वो I1 है और यहां जो हम लोगों को मिलने वाली है वो कौन सी इंटेंसिटी है, I2। तो यहां पर क्या हो जाएगा, I2 इज इक्वल टू I1 cos स्क्वायर, और दोनों के बीच का जो एंगल है वो कितना है बच्चों, थीटा, P1 और P2 के बीच का। तो यहां पर कितना हो जाएगा, थीटा। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन हो गया। सेम वे अभी हम लोग किसके बीच में लगाएंगे, मालूस लो P2 एंड P3 के बीच में, राइट। तो यहां पर सो सिमिलरली फॉर P2 एंड P3 पोलरॉइड, तो P2 और P3 के बीच में अगर मालूस लो अप्लाई करने जाते हैं तो जो फाइनल इंटेंसिटी है वो I3 के आउटपुट में मिलेगी, दैट इज इक्वल टू I2 cos स्क्वायर। और 2 और 3 के बीच का एंगल चेक कर लो बच्चों, सॉरी यहां पर कितना बन रहा है, π/2 थीटा, राइट, π/2 माइनस थीटा। तो यहां पर हो जाएगा π/2 माइनस थीटा। तो बच्चों यहां पर I3 इज इक्वल टू I2 cos स्क्वायर, π/2 माइनस थीटा यानी 90 माइनस थीटा, मतलब कि ये cos का क्या हो जाएगा, साइन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। दैट इज और इक्वेशन नंबर 2। यहां पर भी मालूस लो ही अप्लाई किया है बच्चों, मालूस लो पता होना चाहिए ये न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले। तो यहां पर फ्रॉम
इक्वेशन नंबर 2 एंड 1। तो यहां पर I3 इज इक्वल टू I2 की वैल्यू देखो कितनी है, I1 cos स्क्वायर थीटा, I1 cos स्क्वायर थीटा I2 की जगह पर इनटू साइन स्क्वायर थीटा। अब बच्चों I3 मतलब वो हमारी फाइनल इंटेंसिटी है, दो पोलरॉइड के बीच की फाइनल इंटेंसिटी। तो बच्चों यहां पर ऐसा लिख सकते हैं, देयरफॉर I3 इज इक्वल टू I1 अपॉन, देखो मैं 4 कर रहा हूं, इंटू यहां पर 4 कर रहा हूं साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ये थोड़ा मैथमेटिकल एडिशन किया हम लोगों ने। तो I3 इज इक्वल टू देखो I1 बाई 4, ये इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, उसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो ये 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, मैथमेटिक्स में क्या बोलते हैं उसको, साइन 2 थीटा। तो I3 इज इक्वल टू I1 बाई 4 साइन 2 थीटा का स्क्वायर बच्चों। और अगर उसको ऑब्जर्व करें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं साइन स्क्वायर 2 थीटा बच्चों, क्योंकि अल्टीमेटली उसका स्क्वायर ही होने वाला है। ओके, अब बच्चों ये हमारे पास आंसर आया। तो मैक्सिमम आउटपुट इंटेंसिटी कितनी हो सकती है, सो सिटी जो है, राइट, दैट इज एट थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 4 एंगल। क्यों बच्चों, क्योंकि यहां पर देखो बच्चों, अगर मैं पाई बाई 4 रख रहा हूं तो ये हो जाएगा पाई बाई 2, साइन पाई बाई 2 की वैल्यू होती है 1, 1 का स्क्वायर हो जाएगा। ये पूरा टर्म मुझे एनी हाउ क्या करना होगा, 1 करना होगा। तो इसको 1 करने के लिए थीटा कितना लेना पड़ेगा, पाई बाई 4, क्योंकि मुझे निकालना है कि भाई मैक्सिमम आउटपुट इंटेंसिटी दो क्रॉस पोलरॉइड की मैक्सिमम कितनी हो सकती है। तो यहां पर देयरफॉर I3 इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा, I1 बाई 4, क्योंकि ये पूरा आंसर कितना हो जाएगा हियर, साइन स्क्वायर 2 पाई बाई 4। तो ये कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर मतलब 1। तो यहां पर मैक्सिमम आउटपुट इंटेंसिटी कितनी मिल सकती है, I1 बाई 4 जितनी, मतलब कि जो फर्स्ट पोलरॉइड की फ्रीक्वेंसी आउटपुट फ्रीक्वेंसी अरे इंटेंसिटी है उससे 1/4 हो जाएगी नई वाली फ्रीक्वेंसी क्रॉस पोलरॉइड के केस में। डन है। चलो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। तो एक्सरसाइज के अंदर फर्स्ट क्वेश्चन यहां पर हम लोगों को दिया हुआ है बच्चों, ए मोनोक्रोमिक लाइट ऑफ वेवलेंथ 589 नैनोमीटर। चलो भाई वेवलेंथ कितनी दी हुई है, लैम्बडा इज इक्वल टू 589 नैनोमीटर, मतलब 589 इंटू 10⁻⁹ मीटर। इंसिडेंट फ्रॉम एयर ऑन ए वाटर सरफेस, हवा में से पानी की सरफेस के ऊपर वो इंसिडेंट हो रही है बच्चों। मतलब कि अगर यहां ये पूरा पानी का सरफेस मान लिया जाए तो एयर से अगर ये उसका नॉर्मल हुआ तो एक लाइट ऐसे आ रही है, राइट, और वहां से किस में जा रही है, पानी में, मतलब नियर टू द नॉर्मल जाएगी। ओके, तो आपको पूछा हुआ है व्हाट आर द वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी एंड स्पीड, मतलब कि लैम्बडा एयर निकालना है, उसके बाद फ्रीक्वेंसी एयर निकालनी है और स्पीड एयर निकालनी है। उसके बाद बोला हुआ है कि अगर रिफ्लेक्टेड, ये जो देखो ये सारी चीज है वो रिफ्लेक्टेड है, मतलब कि ये सारी चीज रिफ्लेक्टेड मतलब सेम मीडियम के अंदर है, और ये कौन है, रिफ्रैक्टेड है, मतलब लैम्बडा वाटर, एफ वाटर एंड वी वाटर, वो हम लोगों को निकालना है। चलो तो देखते हैं किस तरह से निकाल सकते हैं। तो बच्चों यहां पर देखो ये जो रिफ्लेक्शन है, रिफ्लेक्शन वो कौन से मीडियम में होता है, सेम मीडियम में होता है। रिफ्रैक्शन एक मीडियम टू दूसरे मीडियम में होता है। तो यहां पर सबसे पहले अगर बात करें 4, रिफ्लेक्शन, तो यहां पर देखो जो बच्चों मोनोक्रोमिक लाइट जो आ रही है वो हवा में है, हवा में, तो इन एयर, सॉरी, स्पीड ऑफ वेव कितनी रहेगी बच्चों, इन एयर स्पीड ऑफ वेव जो है दैट इज
3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की होती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में भी यही लेके हम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चंस सॉल्व किए हुए थे। अभी यहाँ पर हम लोगों को निकालना है वेवलेंथ। तो वेवलेंथ तो गिवन ही है, एंड वेवलेंथ लैम्बडा एयर जो है वो कितनी हो जाएगी, तो कि जो है वही लेनी है 589 इंटू 10⁻⁹ मीटर। बट फ्रीक्वेंसी अगर निकालनी है तो हम लोगों को पता है कि फॉर फ्रीक्वेंसी इन एयर v इज इक्वल टू कौन सा फॉर्मूला चलेगा, एफ लैम्बडा, और ये v जो है वो एयर के अंदर बात हो रही है, तो c इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एफ लैम्बडा। देयरफॉर f इज इक्वल टू c अपॉन लैम्बडा। तो c की वैल्यू बच्चों कितनी है, यहाँ पर c की वैल्यू अगर हम लोग ऑब्जर्व करें तो 3 इंटू 10⁸। वेवलेंथ कितनी है 589 इंटू 10⁻⁹। तो इसको अगर सॉल्व करने जाएंगे तो हम लोगों को क्या मिल जाएगा, फ्रीक्वेंसी का आंसर मिल जाएगा, तो 5.093। और देखो ये इसको अगर ऊपर लेके जा रहा है तो यहाँ पर हम लोगों को ये प्लस में आंसर मिलेगा 10⁻14 हर्ट्ज बच्चों। तो ये हम लोगों को तीनों आंसर मिल गए सेम मीडियम रिफ्लेक्शन के लिए। अभी हमें किसके लिए बात करनी है, रिफ्रैक्टेड। तो याद करो बच्चों, मैंने बोला था लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करती है, चैप्टर नंबर 8 में, इनफैक्ट आप लोगों ने क्लास 11 में भी देखा हुआ है वेव्स के अंदर। तो बच्चों वहां पर क्या होता है, फ्रीक्वेंसी सोर्स के ऊपर डिपेंड होती है। सोर्स अगर चेंज होगा तो फ्रीक्वेंसी चेंज होगी। बट लाइट देखो मोनोक्रोमिक लाइट ही है, मतलब ये सोर्स चेंज नहीं हो रहा है, उसका मतलब क्या हुआ कि फ्रीक्वेंसी रिफ्रैक्टेड मीडियम में भी सेम है, बट वेवलेंथ चेंज होगी और उसके साथ स्पीड भी चेंज होगी। और वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम लोगों को देखो दिया हुआ है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर 1.33, मतलब इसका n हमें दिया हुआ है 1.33। तो वो कितना कम हो जाएगा, राइट। हम लोगों को पता है जैसे मीडियम चेंज होता है तो स्पीड भी कम होती है, वेवलेंथ भी कम होती है। चलो देखते हैं तो यहाँ पर स्पीड और वेवलेंथ में क्या चेंज आएगा। तो यहाँ पर सेकेंड फॉर रिफ्रैक्शन, तो यहां पर फ्रीक्वेंसी इज सोर्स डिपेंडेंट, so it will remain same। तो बच्चों फ्रीक्वेंसी का आंसर आगे कितना आया हुआ था हम लोगों को, 5.093 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज। ये बच्चों एज इट इज रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। अब देखते हैं यहाँ पर कि भाई वेवलेंथ के अंदर, सो यहाँ पर लैम्बडा डैश जो है वो कितना हो जाएगा, लैम्बडा अपॉन एन, वो आपको पता होना चाहिए। तो लैम्बडा हम लोगों के पास स्टार्टिंग के अंदर कितना था, 589 10⁻⁹ नैनो मतलब 10⁻⁹, और एन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दिया हुआ है वाटर का 1.33। तो यहाँ पर हम लोगों को नई वेवलेंथ मिल सकते हैं 2.565 इंटू पावर। अगर यहाँ पर ऑब्जर्व करें तो हम लोगों को 10⁻, कितना आंसर मिलेगा, 2.565 10⁻⁸। ये कौन सा यूनिट हो जाएगा, मीटर के अंदर। तो यहाँ पर ये हमारा फर्स्ट आंसर सेकंड केस में, सेकंड आंसर सेकंड केस के अंदर। थर्ड आंसर किसके लिए निकालना है, वी डैश के लिए। तो मीडियम रेयर टू डेंसर हुआ तो स्पीड भी कम होने वाली, कितनी हो जाएगी, तो कि यहाँ पर c अपॉन एन जितनी, क्योंकि एयर में वो स्पीड ऑफ लाइट जितना था। तो यहाँ पर 3 इंटू 10⁸ अपॉन एन की वैल्यू 1.33। तो जब इसको सॉल्व करने जाएंगे तो हम लोगों को मिलेगा 2.2568 यूनिट क्या आएगा बच्चों, मीटर पर सेकेंड। दिस इज ओवर थर्ड आंसर। तो रिफ्रैक्शन के अंदर ये सेम रहा, ये दोनों क्या हो गए, कम हो गए, ये दोनों कम हो गए, और वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के अकॉर्डिंग चेंज होगा। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। ओके, ये वाले क्वेश्चन के अंदर बोला हुआ है व्हाट इज द
शेप ऑफ द वेव फ्रंट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। ये बच्चों बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग प्रॉपर लगाना है। यहां पर शेप पूछा वेव फ्रंट के कौन कौन से होंगे, स्फेरिकल आएगा या फिर प्लेन आएगा, कौन से टाइप का आएगा। तो बच्चों यहां पर देखो लाइट जो है वो डिवाइडिंग क्या बोला हुआ है, डाइवर्जिंग फ्रॉम ए पॉइंट सोर्स। मतलब क्या हो रहा है कि एक पॉइंट सोर्स है, वहां से लाइट डाइवर्ज हो रही है, बाहर की ओर जा रही है। तो पॉइंट सोर्स में से जब लाइट डाइवर्ज होते हैं ना वो टुवर्ड्स द ऑल द साइड्स जाती है। तो उसका अगर हम लोग आउटपुट देखने जाए तो वो वेव फ्रंट किस तरह का मिलेगा, तो उसके बारे में एक सोचना है। और बोला हुआ है लाइट इमर्जिंग आउट ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, लेंस में से बाहर निकल रही है, तब क्या होता है वो आंसर सोचना है। और तीसरे में बोला हुआ है कि द पोर्शन ऑफ द वेव फ्रंट ऑफ लाइट फ्रॉम अ डिस्टेंस स्टार इंटरसेप्टेड बाय द अर्थ। जब स्टार जो है वो इंटरसेप्टेड बाय द अर्थ होते हैं तब क्या होता है। ये तीन जगह पर हम लोगों को देखना है कि वेव फ्रंट किससे मिल सकती है। तो यहां पर देखो मैंने दो डायग्राम्स आपके सामने रखे हुए हैं। फर्स्ट डायग्राम के अंदर आप लोग ऑब्जर्व कर सकते हो, यहाँ पर ये जो है वो कौन से टाइप का सोर्स दिख रहा है, पॉइंट सोर्स दिख रहा है। तो पॉइंट सोर्स के कारण जो लाइट्स जो है वेव फ्रंट्स जो है वो टूवर्ड्स द ऑल द डायरेक्शंस आगे बढ़ेंगी। तो अगर लाइट जो है वो सारी डायरेक्शन में आगे बढ़ रही है तो उसके जो वेव फ्रंट्स है वो हम लोगों को किसके जैसे मिलेंगे, स्फेरिकल वेव फ्रंट्स मिलेंगे। कैसे मिलेंगे, स्फेरिकल वेव फ्रंट्स, क्योंकि वो सारे स्फेरिकल फॉर्म में आगे बढ़ते जाएंगे। तो यहाँ पर फर्स्ट का जो आंसर है वो किस टाइप का आएगा, स्फेरिकल वेव फ्रंट। सेकंड के अंदर अगर देखते हैं तो भाई जो इमर्जेंट आउट है कॉन्वेक्स लेंस के द्वारा, तो यहां पर आप लोग ऑब्जर्व कर सकते हो ये एक डायग्राम कि भाई यहां पर एक पॉइंट सोर्स है, कॉन्वेक्स लेंस के अंदर से लाइट यहां पर गई, तो कॉन्वेक्स लेंस में से जो लाइट बाहर निकल रही है वो सारी पैरेलल में बाहर निकलेगी, सारी पैरेलल में। तो अगर यहां पर अगर उसके वेव फ्रंट्स को ऑब्जर्व किया जाए तो हम लोगों को कोई प्लेन वेव फ्रंट जैसा शेप मिलेगा, प्लेन वेव फ्रंट्स जैसा। तो पॉइंट सोर्स है तो स्फेरिकल वेव फ्रंट है। अगर यहां पर पैरेलल रेज जा रहे हैं तो वहां पर किस तरह का मिलेगा हम लोगों को, प्लेन वेव फ्रंट। तो सेकंड का जो आंसर है वो हम लोग आराम से बोल सकते हैं कि बी का आंसर कैसा होने वाला है, तो बी के अंदर आएगा प्लेन वेव फ्रंट। और थर्ड जो पूछा हुआ है राइट, द पोर्शन ऑफ द वेव फ्रंट लाइट फ्रॉम द स्टार इंटरसेप्शन बाय द अर्थ। अगर अर्थ और स्टार के बीच में भी देखने जाओ तो इस तरह के लाइट्स आगे जाती जाएंगे, तो उसमें भी हम लोग अगर वेव फ्रंट्स को ऑब्जर्व करें तो वो किसके जैसा दिखेगा, प्लेन जैसा। तो थर्ड का आंसर भी कैसा रहेगा, प्लेन वेव फ्रंट। तीसरा का भी आंसर रहेगा प्लेन वेव फ्रंट। आगे बढ़ते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमें क्या बोला हुआ है, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए ग्लास इज 1.5। कितना दिया हुआ है, ग्लास का 1.5, मतलब कि n ग्लास का फिक्स हो गया 1.5। आगे क्या बोला हुआ है, व्हाट इज द स्पीड ऑफ द लाइट इन द ग्लास। ग्लास के अंदर स्पीड ऑफ द लाइट निकालनी है और स्पीड ऑफ द लाइट इन अ वैक्यूम इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। सबसे आसान आंसर, तो यहां पर स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, और आपको पता है स्पीड ऑफ लाइट जो है वो मीडियम के ऊपर डिपेंड होता है, मीडियम चेंज होगा तो स्पीड चेंज होगी। तो यहां पर हम लोगों को पता है v जो है इज इक्वल टू c अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो जाएगा। अभी c कितना दिया हुआ है यहां पर 3 × 10⁸ अपॉन n कितना है 1.5। अभी यहां पर देखो तो हम लोगों को स्पीड हम लोगों को ग्लास के अंदर मिल जाएगी 2 × 10⁸, क्योंकि ये खत्म हो जाएगा, यहाँ पर 2 × 10⁸। यूनिट कौन सा रहेगा, स्पीड है, मीटर पर सेकंड रहेगा। चलो डन है बच्चों। अभी नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। इसी के अंदर पूछा इज द स्पीड ऑफ द लाइट इन ग्लास इंडिपेंडेंट ऑफ द कलर ऑफ लाइट, इंडिपेंडेंट ऑफ द कलर ऑफ लाइट, इफ नॉट विच ऑफ टू कलर रेड एंड वायलेट ट्रेवल्स स्लोअर इन द ग्लास प्रिज्म। अब बच्चों यहां पर देख सकते हो, तो बच्चों आपको पता होना चाहिए कि रेड और वायलेट जो लाइट्स है राइट, विबग्योर जो बनता है, विबग्योर उसके अंदर लैम्बडा जो होता है वेवलेंथ राइट ऑफ रेड इज ग्रेटर देन वेवलेंथ ऑफ वायलेट।
रेड का वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होता है। और वेवलेंथ का और स्पीड का रिलेशन हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों को पता है कि जो स्पीड होती है वो एफ इंटू लेमड़ा के फॉर्म में होती है, राइट। और ये जो है वो क्या है, वी स्पीड है, राइट। तो बच्चों यहाँ पर पूछा क्या हुआ है, तो यहाँ पर पूछा हुआ है कि स्लोअर किसकी स्पीड होगी। तो जिसकी वेवलेंथ कम होगी उसकी स्पीड क्या होने वाली है, स्लोअर होने वाली है। वेवलेंथ कम होगी उसकी स्पीड क्या होने वाली है, स्लोअर। तो यहाँ पर हम लोग अगर ऑब्जर्व करें तो यहाँ पर जिसकी वेवलेंथ किसकी कम है, वायलेट की, तो यहाँ पर लिख सकते हैं। सो यहाँ पर वी रेड इज ग्रेटर देन वी वायलेट, राइट। सो यहाँ पर लिख सकते हैं सो स्पीड ऑफ एंड ये जो है वो कलर के ऊपर डिपेंड रहता है, क्योंकि कलर से ही वेवलेंथ होती है और वेवलेंथ जो है वो स्पीड के साथ डायरेक्टली रिलेटेड है, मतलब कि इसके अंदर इफेक्ट आएगी। ओके बच्चों, डन है, चलो आगे बढ़े। एक्सरसाइज के 4 नंबर के क्वेश्चन में हम लोगों को क्या बोला हुआ है, इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। बच्चों यंग का डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट आ गया इस चैप्टर का हार्ट, राइट। तो इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द स्लिट्स आर सेपरेटेड बाय 0.28 मिलीमीटर। चलो भाई, स्प्लिट का सेपरेशन मतलब कि स्मॉल डी कितना दिया हुआ है हम लोगों को, 0.28 मिलीमीटर, मतलब 0.28 इंटू 10⁻³ मीटर। सबको हम लोग बच्चों बेस यूनिट में कन्वर्ट करेंगे। आगे बोला हुआ है एंड स्क्रीन इज प्लेस्ड 1.4 मीटर अवे, यानी कि कैपिटल डी कितना दिया हुआ है, 1.4 मीटर। आगे क्या बोला हुआ है, द डिस्टेंस बिटवीन द सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज एंड फोर्थ ब्राइट फ्रिंज इज मेजर्ड टू बी 1.2 सेंटीमीटर, मतलब कि x जो है वो फोर्थ ब्राइट फ्रिंज तक का कितना दिया हुआ है, 1.2 सेंटीमीटर, मतलब 1.2 इंटू 10⁻² मीटर। और फोर्थ ब्राइट फ्रिंज बोला हुआ है तो n कितना लेना है, 4 नंबर का लेना है। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट फॉर्मूला रेडी करने लगो, डिटरमाइन द वेवलेंथ ऑफ द लाइट यूज्ड इन दिस एक्सपेरिमेंट, राइट। सो यहां पर फ्रॉम YDSC यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट for fourth ब्राइट फ्रिंज अगर देखने जाए तो n लैम्बडा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d इज इक्वल टू, यहां पर कितना हो जाएगा, n लैम्बडा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d इज इक्वल टू xn। अभी हम लोगों को पता है कि यहाँ पर हम लोगों को लैम्बडा निकालना है और लैम्बडा भी किसके लिए चाहिए, फोर्थ ब्राइट के लिए चाहिए। तो x4 इंटू स्मॉल d अपॉन n की जगह पर कौन आ जाएगा, 4 और कैपिटल D। बच्चों ये वाला जो है वो स्टैंडर्ड इक्वेशन है, उसमें हम लोगों को फोर्थ ब्राइट फ्रिंज के लिए जाना है। तो यहाँ पर 4 n इज इक्वल टू 4। ओके, तो यहाँ पर अभी लैम्बडा की सारी वैल्यूज पुट कर दे, तो लैम्बडा 4, तो यहाँ पर x4 कितना लेने के लिए बोला है, 1.2 इंटू 10⁻² मीटर। स्मॉल d कितना है बच्चों, 0.28 10⁻³ मीटर। 4 कैपिटल D कितना लेने के लिए बोला हुआ है, 1.4 मीटर। इसको सिंप्लीफाई करो बच्चों, तो यहां पर आप लोगों को उसका आंसर मिलेगा 6 इंटू 10⁻⁷ मीटर, 10⁻⁷ मीटर। इन टर्म्स ऑफ एमस्ट्रॉन्ग अगर हम लोग आंसर कन्वर्ट करते हैं तो 6000 एमस्ट्रॉन्ग जितना हो जाएगा बच्चों। तो ये किसका आ गया, फोर्थ ब्राइट फ्रिंज का वेवलेंथ का आंसर आ गया, फोर्थ ब्राइट फ्रिंज का वेवलेंथ का। ये वाला फॉर्मूला पता होना चाहिए। आगे बढ़े, इस क्वेश्चन में बोला हुआ है ये इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट यूजिंग मोनोक्रोमिक लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्बडा। जो एक लाइट है उसकी वेवलेंथ कितनी दी हुई है, लैम्बडा। द इंटेंसिटी ऑफ द लाइट एट ए पॉइंट ऑन द स्क्रीन वेयर पाथ डिफरेंस इज लैम्बडा। देखो पहले पाथ डिफरेंस कितना लेने के बोला हुआ है, लैम्बडा इज के। व्हाट इज द इंटेंसिटी ऑफ द लाइट एट पॉइंट वेयर द पाथ डिफरेंस इज लैम्बडा बाय 3। तो यहां पर याद करो बच्चों, अभी हम लोगों को क्या निकालना है,
मोनोक्रोमिक लाइट है और इंटेंसिटी के लिए निकालना है, तो यहाँ पर इन ये वाला फॉर्मूला पता होना चाहिए आपको। इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट I जो है दैट इज I0 cos स्क्वायर 5/2 होता है। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में ये वाला फॉर्मूला I = I0 cos स्क्वायर 5/2 होता है, वेर फाई क्या होता है, फेज डिफरेंस, और x जो होता है दैट इज पाथ डिफरेंस। और बच्चों आपको फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस का रिलेशन पता होना चाहिए कि यहां पर डेल्टा फाई जो होता है वो k डेल्टा x जितना होता है, और k जो होता है दैट इज 2π/λ इंटू डेल्टा x। तो हम लोगों को अभी हर एक जगह पर, यहां पर भी देखो तो 5/2 है तो डेल्टा 5/2 हो गया, तो यहां पर डेल्टा 5/2 की जगह पर क्या लिखना पड़ेगा, 2π/λ डेल्टा x। तो यहां पर हो जाएगा I = I0 cos स्क्वायर 2π/λ इंटू डेल्टा x, और 1/2 उसका जो है वो एज इट इज रहेगा। सो इनिशियली व्हेन I = k, इंटेंसिटी कितनी है तो कि k जितनी है, तब डेल्टा x हम लोगों को कितना लेने के बोला हुआ है, लैम्बडा। तो उसको यहां पर पुट करते तो यहां पर I = I0 cos स्क्वायर 2π/λ इंटू डेल्टा x की जगह पर लैम्बडा और यहां पर 2 एज इट इज। तो ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म। cos पाई की वैल्यू होती है -1, उसका स्क्वायर करो तो यहां पर क्या हो गया, I = I0, और उसकी वैल्यू कितनी है, k जितनी है, उसकी वैल्यू कितनी बोली हुई है, k यूनिट बोली हुई है। तो यहां पर फर्स्ट आंसर एक मिल गया, जब इंटेंसिटी कितनी थी बच्चों, लैम्बडा जितनी थी। ओके, अब यहां पर इंटेंसिटी, अरे सॉरी, पाथ डिफरेंस जो है वो कितना हो रहा है, λ/3। तो अभी यहां पर डेल्टा x की जगह पर सिर्फ क्या रख दो बच्चों, λ/3। डेल्टा x की जगह पर सिर्फ क्या रख दो, λ/3। तो यहां पर कितना हो जाएगा, तो सॉरी यहां पर ही हम लोगों को साइड में ही उसको सेट कर देते हैं। तो यहां फैन डेल्टा x = λ/3, तो बच्चों यहां पर I जो है वो I0 cos स्क्वायर डेल्टा फाई बाई 2, और डेल्टा फाई की जगह पर 2π/λ इंटू डेल्टा x की जगह पर λ/3 इंटू 1/2, इतना आंसर सेट होगा। तो यहाँ पर लैम्बडा खत्म हो गए, ये 2 खत्म हो गए, तो यहाँ पर कितना बचा, π/3। तो यहाँ पर I = I0 cos स्क्वायर π/3 बचा। cos की वैल्यू π/3 कितनी होती है, 1/2। तो यहाँ पर हो जाएगा I = I0 इंटू 1/2 का स्क्वायर। तो यहाँ पर I = I0/4, और ये अगर हम लोग देखें तो I0 को कितना बोला हुआ है, k जितना बोला हुआ है, तो ये आंसर कितना हो जाएगा, k/4। कितना हो जाएगा, k/4। वेरी सिंपल आंसर। तो ये जब वेवलेंथ λ/3 जितनी हो जाएगी तो इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी, इनिशियल इंटेंसिटी की कंपैरिजन में 4 टाइम कम हो जाएगी। चलो आगे बढ़ते हैं। यस, लास्ट न्यूमेरिकल। ये न्यूमेरिकल के अंदर बच्चों देखो क्या बोला हुआ है, ए बीम ऑफ लाइट कंसिस्टिंग ऑफ 2 वेवलेंथ्स, 2 वेवलेंथ दी हुई है 650 नैनोमीटर एंड 520 नैनोमीटर, इज यूज्ड टू ऑब्टेन द इंटरफेरेंस फ्रिंज इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। क्वेश्चन किसका है बच्चों, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का है। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द थर्ड ब्राइट फ्रिंज, कौन सा वाला निकालना है, थर्ड ब्राइट फ्रिंज का डिस्टेंस निकालना है ऑन द स्क्रीन फ्रॉम द सेंट्रल मैक्सिमा फॉर द वेवलेंथ 650 नैनोमीटर। कौन सी वेवलेंथ के लिए निकालना है, 650। तो यहां पर देखो सबसे पहले बच्चों हमारे पास लैम्बडा कितना है, 650 नैनोमीटर। फर्स्ट केस की बात करते हैं, उसके बाद एन कितना लेना है, थर्ड ब्राइट फ्रिंज लेनी है, राइट। और हम लोगों को यहां पर निकालना है फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द थर्ड ब्राइट फ्रिंज, मतलब कि x3 निकालना है, कितना होगा। तो यहां पर हम लोगों को पता है कि x3 = हो जाएगा फ्रॉम एन लैम्बडा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d। एन की वैल्यू यहाँ पर 3 हो जाएगी, लैम्बडा हम लोगों को दिया हुआ है 650 इंटू 10⁻⁻9,
ओके, कैपिटल डी और स्मॉल डी, कैपिटल डी एंड स्मॉल डी। कैपिटल स्मॉल डी यहां पर हम लोगों को इस क्वेश्चन के अंदर लेना है 0.15 सेंटीमीटर, यानी कि 0.15 इंटू 10⁻² मीटर, और कैपिटल डी जो लेना है दैट इज 90 सेंटीमीटर, मतलब 90 इंटू 10⁻² मीटर। तो यहां पर बच्चों कैपिटल डी की वैल्यू कितनी आएगी, 90 इंटू 10⁻² अपॉन स्मॉल डी 0.15 इंटू 10⁻² मीटर। ओके, तो यहां पर बच्चों इसको सिंप्लीफाई करने जाएंगे तो यहां पर हम लोगों को x3 का आंसर है वो कितना मिल जाएगा, 1.17 इंटू 10⁻³ मीटर डिस्टेंस है बच्चों। तो कितना मिलेगा, 1.17 इंटू 10⁻³ मीटर। चलो ये वाला डन है। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो यहां से अभी बी के अंदर आगे बढ़ते हैं। तो बी के अंदर देखो बच्चों क्या बोला हुआ है इसके अंदर। तो बी के अंदर हम लोगों को क्या पूछा हुआ है, व्हाट इज द लीस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द सेंट्रल मैक्सिमा वेयर द ब्राइट फ्रिंज ड्यू टू बोथ द वेवलेंथ कोइंसाइड। ब्राइट फ्रिंज दोनों वेवलेंथ के कारण कोइंसाइड होनी चाहिए। तो अभी देखो दोनों की ब्राइट फ्रिंज को अगर कोइंसाइड करना है तो हम लोगों को एक कंडीशन को कंपलसरी फुलफिल करना पड़ेगा। वो कंडीशन फुलफिल होगी तो ही हो पाएगा, व्हेन ब्राइट इनसाइड ऑफ बोथ वेवलेंथ तो यहां पर हम लोग ऐसा बोल सकते हैं एन लैम्बडा कैपिटल डी, या फिर हम लोगों को जो पता है कि भाई x स्मॉल डी अपॉन कैपिटल, अरे सॉरी क्या हो रहा है ये, x स्मॉल डी अपॉन कैपिटल डी, ओके, इज इक्वल टू क्या लिखते हैं हम लोग, उसकी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन, तो कि n इंटू लैम्बडा, ये हमेशा क्या रहने वाला है, कांस्टेंट रहने वाला। और एक और चीज भी आप लोग याद रखना है, कांस्टेंट के साथ कांस्टेंट मिनिमम भी होता है, क्योंकि मिनिमम वेवलेंथ के लिए हम लोग बात करते हैं। तो बच्चों आगे हम लोग अगर बात करें तो यहां पर n1 लैम्बडा 1 इज इक्वल टू n2 लैम्बडा 2 लिख सकते हैं बच्चों। अब फर्स्ट केस के अंदर ये देखो, ये हमारा मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अभी यहां पर n1 अपॉन n2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लैम्बडा 2 अपॉन लैम्बडा 1। तो बच्चों देखो दो वेवलेंथ ऑलरेडी गिवन है, लैम्बडा 650 एंड 520, फिर 650 एंड 520 नैनोमीटर। तो यहां पर हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, तो कि इसको अगर लैम्बडा 1 बोल देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, लैम्बडा 2 हो जाएगा बच्चों। तो यहां पर लैम्बडा 2 अपॉन लैम्बडा 1 का रेशियो कितना आएगा, तो कि यहां पर लैम्बडा 2 अपॉन लैम्बडा 1 का रेशियो आएगा 520 अपॉन 650। तो बच्चों ये रेशियो को अगर ऑब्जर्व करें तो ये हम लोगों को 4/5 जैसा दिख रहा है। तो n1 अपॉन n2 इज इक्वल टू कितना आया, 4/5, मतलब कि जब n1 की वैल्यू 4 होगी तब n2 की वैल्यू कितनी होगी, 5 होगी। और बच्चों n1 जो है वो लैम्बडा 1 के साथ रिलेटेड है, n2 जो है वो लैम्बडा 2 के साथ रिलेटेड। सो व्हेन n1 इज इक्वल टू 4 देन लैम्बडा 1 इज इक्वल टू कितना हम लोगों को लेना है, लैम्बडा 1 किसकी वैल्यू थी, 650 नैनोमीटर। सो अभी हम लोगों को वो जो डिस्टेंस निकालना है, तो डिस्टेंस के लिए यहां पर x n की वैल्यू कितनी है, 4 है। तो यहां पर देखो x स्मॉल d अपॉन कैपिटल D इज इक्वल टू n4 इंटू लैम्बडा 1। वहां से हम लोगों को किसको सब्जेक्ट बनाना है, एग्जैक्टली तो यहां से x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, n की वैल्यू 4 लैम्बडा 1 कितना लेना है, 650 इंटू 10⁻⁹ अपॉन, अरे इंटू कैपिटल D कितना था, 90 सेंटीमीटर, 90 इंटू 10⁻² अपॉन स्मॉल d कितना लिया था हम लोगों ने, स्मॉल d बच्चों आगे हम लोगों ने लिया हुआ था 0.15 सेंटीमीटर, तो 0.15 10⁻²। तो ये आप लोगों को x4 का आंसर मिल जाएगा। और कौन से यूनिट में आएगा बच्चों, यस एग्जैक्टली डिस्टेंस है, तो 1.56 इंटू 10⁻⁻3, इसको सिंप्लीफाई किया तो 1.56 इंटू 10⁻⁻3,
यूनिट कौन सा आएगा बच्चों, मीटर आएगा, डिस्टेंस से, डिस्टेंस सेंटर से। ओके, आगे क्या बोला हुआ है बच्चों इस क्वेश्चन के अंदर, सेम क्वेश्चन के अंदर हम लोगों को बोला हुआ है दूसरा भी वेवलेंथ, दूसरा भी डिस्टेंस निकालना है कि जब दोनों की ब्राइट फ्रिंज एक साथ मिल रही है। तो बच्चों यहां पर अभी क्या हो जाएगा, सो एक्स स्मॉल डी अभी फॉर n इज इक्वल टू 5, तो यहां पर कितना हो जाएगा, x5 स्मॉल डी अपॉन कैपिटल डी इज इक्वल टू n5 इंटू लैम्बडा, और ये लैम्बडा किसका आएगा, सेकंड आएगा। तो यहां पर अभी x5 को सब्जेक्ट बना दो, n5 लैम्बडा 2 अपॉन अरे इंटू कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। n5 मतलब कौन सा, 5th नंबर वाला, लैम्बडा 2 कितना था 5, 20 इंटू 10⁻⁹, कैपिटल डी कितना लेना है 90 इंटू 10⁻⁻2 अपॉन स्मॉल डी 0.15 इंटू 10⁻⁻2। इसको सिंप्लीफाई करो, इसको सिंप्लीफाई करने जाएंगे तो हम लोगों को x5 का आंसर कौन से यूनिट में मिलने वाला है, यस एग्जैक्टली 1.56 10⁻³ मीटर। तो यहां पर दोनों का जो है, एक का 5th और दूसरे का 4th ब्राइट फ्रिंज हम लोगों को सेंटर मैक्सिमा से इक्वल डिस्टेंस पे आंसर मिल जाएगा, राइट। तो दिस इज ओवर लास्ट एग्जांपल। आई होप अभी ये लेक्चर अटेंड करने के बाद आप लोगों के इस चैप्टर के सारे न्यूमेरिकल के डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, राइट। मैक्सिमम प्रैक्टिस करते रहो और आप लोग आगे भी दूसरे चैप्टर्स के ऐसे ही वीडियोस देखते रहोगे। बाय बाय एवरीवन।